प्रणाम पापा जी। आज मुझे गर्व है कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां हर व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण है, किसी न किसी कला में पारंगत है और हमेशा समाज को कुछ न कुछ देने के लिए आतुर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर हरीश जोशी हिंदी जगत में एक जाना माना नाम और साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जाने माने प्रोफेसर थे। अब रिटायरमेंट के बाद भी अपने लेखन कार्य में व्यस्त हैं। उनके कई कविता संग्रह, कई गद्य संग्रह, कई उपन्यास प्रकाशित हैं और साथ में हिंदी ही नहीं, अंग्रेजी में भी उनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में के पाठ्यक्रम में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। तो ये है मेरे पापा। तो आज मैं अपने पापा की जीवन यात्रा पर कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जिससे कि हम सभी को प्रेरणा मिलेगी। तो पापा, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने हिंदी जगत और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अलग-अलग मुकाम बनाया है, तो आपने ये दोनों क्षेत्र में एक साथ कैसे सामंजस्य स्थापित किया? बेटे, असल में हरदा में जो हिंदी पढ़ाई जाती थी वो शुद्ध लेखन हम लोग करते थे स्लेट पर और एक बत्ती से। तो उसने एक नींव डाली सही लिखने की, क्योंकि उन दिनों पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं भेजना पड़ता था। यदि आपकी रचनाएं शुद्ध हैं तो पत्र पत्रिकाओं में छपने में सुविधा होती थी। और इस बात को मैं बहुत जल्दी समझ गया था कि यदि सिर्फ साहित्य पर अपन जीवित रहेंगे तो जीविकोपार्जन के लिए बड़ी कठिनाई हो जाएगी। इसलिए आपके लिए एक आर्थिक आधार होना बहुत जरूरी है। और संयोग से मैं इंजीनियरिंग की लाइन में आ गया, जिसमें भी मैं परिश्रम करता करता आगे बढ़ा और पीएचडी तक किया। किंतु 9वीं क्लास में ही जो मेरी मैगजीन थी उसमें मेरी एक रचना छपी थी। उसके बाद में मैं 16-17 साल की उम्र में ही एक दो रचनाएं मेरी पत्रिकाओं में छपी, अखबारों में छपी, और वो सिलसिला जारी रखा मैंने, कभी कम कभी ज्यादा। और जब फ्री होता रहा तब मैंने लेखन कुछ ज्यादा किया। इस प्रकार से मैं चलता रहा। और आज भी मैं रोज सवेरे लैपटॉप पर यदि 200-300 शब्द ना लिखूं तो लगता है कि मेरा दिन बेकार हो गया। और मैं सुबह 5 बजे उठकर, अपनी आदत है कि मैं एक बहुत ही समयबद्ध और अनुशासित रहा हूं, उसके कारण ही मेरा इतना लेखन हो गया। सही है, अनुशासन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं, मतलब इतना संभव ही नहीं कि हम इतना कुछ कर सकते हैं, और वही शिक्षा हमने भी पाई है। तो अच्छा, आप बताइए कि आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता? बेटे, बचपन तो बहुत संघर्षों में बीता। मैं कभी माता पिता के पास पहली क्लास में भी नहीं रहा, क्योंकि हमारे गांव में स्कूल ही नहीं था। जब मैंने पढ़ाई शुरू की हरदा में, मुझे पहली क्लास में एडमिशन लेना पड़ा, पहली हिंदी में। तो नानी हमारे साथ में रहती थी और 3 बड़े भाई थे, एक बड़ी बहन थी। तो हम लोग हरदा में पढ़ाई हमने शुरू की। प्राथमिक शाला मेरी हरदा में ही पूरी हुई। 49 से लेकर 54 तक मैं हरदा में रहा। 54 के बाद में बड़े भैया मुझे वहां से भोपाल लाए, और क्योंकि वहां पर 5वीं क्लास में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, वो सीपी एंड बरार स्टेट पे था हरदा, और भोपाल स्टेट में 6वीं से अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। तो मुझे 6वीं क्लास पढ़नी नहीं पड़ी। उन्होंने जब टेस्ट लिया मेरे शिक्षकों ने, तो कहा कि इसको तो 7वीं में हम एडमिशन दे सकते हैं। तो फिर मेरा एडमिशन 7वीं में हो गया। 6वीं मुझे पढ़नी नहीं पड़ी। उसके बाद में 7वीं में भी मैं बाल सभाओं में, कार्यक्रमों में भाग लिया करता था, और धीरे धीरे वो एक अभिरुचि मेरी जागृत रही और मैं लिखता पढ़ता रहा। बस ये मेरे जीवन की प्रारंभिक शिक्षा या शैली रही है। आप हमेशा बताते हैं कि हरदा में कई दिग्गज महानुभावों का जन्म हुआ है, क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, सही है। हरदा में अच्छे लोग रहे, और लेखकों में अभी अभी माणिक वर्मा की डेथ हुई है। उसके पहले प्रोफेसर मिश्र थे, ब्रजमोहन मिश्र, जो महात्मा गांधी जी के
सचिव रहे हैं, वहां पर और भी लेखक रहे हैं। और हरदा में क्योंकि हिंदी अच्छी पढ़ाई जाती थी, इसलिए वहां के पत्रकार भी काफी बाहर आए। मदन मोहन जोशी आए और भी बहुत सारे लोगों ने वहां काम किया। तो पूरे देश भर में हरदा और वो बेल्ट आसपास, जैसे हरिशंकर परसाई इटारसी के पास जमानी के रहने वाले, भवानी भाई सिवनी के पास के रहने वाले, और माखनलाल चतुर्वेदी खंडवा के रहने वाले, जो होशंगाबाद से उनका जन्म हुआ। इस प्रकार क्योंकि उस बेल्ट में हिंदी अच्छी पढ़ाई जाती थी, इसलिए वहां की प्रतिभाओं ने कमाल किया है। अब ये ओशो भी वही होशंगाबाद के रहने वाले, तो होशंगाबाद में नर्मदा के बेल्ट में, नर्मदा के कछार में अनेक प्रतिभाएं हुई जिन्होंने देश विदेश में अपना नाम कमाया। आपको आपकी कविताएं याद हैं कंठस्थ, और आपको दूसरे कवियों की भी कई कविताएं कंठस्थ याद हैं, तो सही है। कोई कविता जो आपको अच्छी लगती हो वो हमको सुनाए कृपया। मेरी जब मैं बॉम्बे में था तो गुजराती समाचार अखबार में उसने एडिटोरियल में छापी थी एक कविता, और वो कविता बम्बई की एक पत्रिका थी हास्यम, जिसे मुकुल उपाध्याय ने 1976 में प्रकाशित किया था। उसकी एक कविता मेरी थी जो मैं आपको चलिए सुना देता हूँ। आपने कहा है तो कि भारतीय कवि लेखक रस युक्त गन्ने हैं, भारतीय कवि लेखक रस युक्त गन्ने हैं, भले ही संस्कृति के वे विशिष्ट पन्ने हैं। श्रीमंत वर्ग है रस निकालने की बलशाली चरखी, श्रीमंत वर्ग है रस निकालने की बलशाली चरखी, गन्ने को जमीन से उखाड़ते और तोड़ते, फिर उसे चरखी में दबाकर निचोड़ते, प्रकाशक प्रशंसा कर स्वादिष्ट रस पीते हैं, लेखक इस देश में ऐसे ही जीते हैं। तो लेखक की जिंदगी हिंदी जगत में कुछ कुछ ऐसी ही है। यदि वो व्यावसायिक नहीं है तो उसे अपना आर्थिक आधार दूसरा रखना चाहिए, लेखन पर वो जीविकोपार्जन नहीं कर सकता। तो मैं दोनों तरफ से, मेरा नियम था कि मैं सुबह 5 बजे उठकर इंदौर में रहा, उज्जैन में रहा, भोपाल में रहा, अमेरिका में भी हालत ये है कि बच्चे लोग अपने सोते रहते थे, लेकिन मैं लैपटॉप पर सुबह 5 बजे उठकर आधा पौन घंटा काम करता ही था। और इसीलिए मेरी अंग्रेजी में किताबें आई, कुल मिलाकर अभी तक मेरी 33 किताबें प्रकाशित हैं, जिनमें 16 व्यंग्य संग्रह, 3 कविता संग्रह और 12 उपन्यास प्रकाशित हैं। अभी 13वां उपन्यास मेरा गया है प्रकाशन के लिए अमेरिकी लालू। मैंने इतने वर्षों में बस ये काम थोड़ा किया कि प्रकाशक मेरी किताबों को छापने में संकोच नहीं करते। और दूसरा लाभ यह हुआ है मुझे कि मेरी किताबें अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं। यहाँ के भोपाल के एक लेखक थे बलराम गुमास्ता, वो एक बार लंदन की अंतरराष्ट्रीय लाइब्रेरी में गए और भोपाल में आकर के अपने एक मित्र से बोले, यार बोले ये भोपाल के हरि जोशी कौन है? बोले क्यों? बोले उनकी 8-10 किताबें वहां के पुस्तकालय में है। तो क्योंकि दिल्ली के प्रकाशकों ने मेरी अधिकांश किताबें छापी हैं, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में अपनी कुछ कॉपियां बेच लेते हैं और वो दुनिया भर के पुस्तकालयों में 1-1, 2-2 प्रतियां वहां की चली जाती हैं। तो मुझे संतोष इसी बात का है कि मेरा लेखन पता नहीं किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं निरंतर लिखता रहा हूं। और पुस्तकालय में मेरी किताबें, किसी भी बड़े पुस्तकालय में आप चले जाइए, बंबई में, दिल्ली में, कोटा में, अमेरिका में, आपको मेरी 1-2 किताबें तो मिल ही जाएगी। पर आपको लेखन की वजह से काफी संघर्ष भी झेलना पड़ा, जैसे निलंबन के टाइम तो हम लोग को इंदौर जाना पड़ा था भोपाल छोड़ के, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? बेटे शुरू में तो मैंने कविताएं शुरू में लिखी, किंतु शरद जोशी जी के संपर्क में आने पर उन्होंने मुझे राय दी कि तुम डायरी लिखा करो
और उसके कारण तुम गद्य में लिख सकते हो, प्रोज में। तो फिर मैंने डायरी लिखना शुरू किया और डायरी में मेरी पहली रचना ही मैंने नवभारत को भेजी रायपुर, जहाँ गोविंद लाल बोरा संपादक थे। उन्होंने उस रचना को छापा, ये 73 की बात है। उसके बाद में वो 5 एडिशन में जबलपुर, रायपुर, इंदौर, भोपाल, इनमें सब में प्रकाशित हुई रचना। और तब से मैंने फिर गद्य में मैं शुरू हो गया और लिखते लिखते धर्मयुग में लिखता रहा मैं। धर्मयुग के कारण मेरे पास में भास्कर से एक दिन संपादक आए घर पर, प्रोफेसर कॉलोनी में, और बोले कि आप एक कॉलम हमारे लिए भी लिखा करो वीकली। मैं एक कॉलम लिखने लगा नियमित। अब वो कॉलम में लिखते लिखते एक रचना मेरी ऐसी राजनीतिक चली गई जिसमें किसी का नाम तो नहीं था, पर एक मंत्री बोला कि ये रचना तो मेरे ऊपर केंद्रित है। उसने 30-32 विधायकों को लेकर के और मुख्यमंत्री अर्जुन के पास पहुंच गया और बोले कि ये रचना तो मेरे ऊपर केंद्रित है और ये गवर्नमेंट सर्वेंट कैसी हिम्मत कर सकता है हम लोगों पर रचना लिखने का। हम लोग तो नेता लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं। तो जो सचिव वगैरह थे उन्होंने पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा कि भाई इसमें रचना में आपका नाम तो कहीं नहीं है, आप कैसे कहते हो कि रचना हमारे ऊपर है। बोले नहीं नहीं, नाम भले ना ऊपर, रचना मेरे ऊपर ही है। और जब उन्होंने अधिक दबाव डाला तो मुख्यमंत्री ने मुझे सस्पेंड कर दिया। अब मुख्यमंत्री के सस्पेंड करने के बाद में उन्हें कल्पना नहीं थी कि मुझे राष्ट्रीय स्तर पर एक समर्थन मिलेगा। उसके बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया, दिनमान, रविवार, धर्मयुग, इन सब अखबारों पत्रिकाओं ने मेरे समर्थन में एक आंदोलन सरीका चला दिया। रोज पत्र छपते थे, मेरे इंटरव्यू छपते थे, क्योंकि वो घटना, निलंबन वाली घटना, लेखक के साथ में पहली बार हुई थी हिंदी में। सरकार को कल्पना नहीं थी कि इसका विरोध इतना जबरदस्त हो जाएगा। उस समय सुंदरलाल पटवा प्रतिपक्ष के नेता थे। उन्होंने इस मामले को अर्जुन सिंह के सामने अविश्वास प्रस्ताव में उठाया और अर्जुन सिंह को ऐसी फटकार लगाई कि तुम संस्कृति के पक्षधर हो और तुमने एक लेखक को सस्पेंड कर दिया जिसमें किसी का नाम नहीं है, पर वो नेता के रचना मेरे ऊपर है। अंततः कुछ महीनों के बाद में मेरा निलंबन समाप्त हुआ और उसके बाद में मैं फिर परेशान होकर भोपाल छोड़कर इंदौर चला गया। वो तो सौभाग्य था मेरा कि GSITS के डायरेक्टर मुझे लेने को तत्काल तैयार थे। मैंने GSITS ज्वाइन कर दिया। तो इस प्रकार से लेखन के कारण मेरे को बहुत कष्ट हुआ। 14-15 तबादले हुए, इसमें 2 तबादलों पर मुझे कोर्ट केस से स्टे लेना पड़ा। उसके बाद में निलंबन हुआ। एक रचना मेरी छपी नवभारत टाइम्स में 17 जून 1997 को। उस पर मुझे गवर्नमेंट के एक मंत्री ने मानहानि का नोटिस दिया। वो भी, उस पर भी मुझे थोड़ी बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन लेखकों ने मुझे भरपूर सहयोग दिया और उससे भी मैं उबर गया। तो मुझे चेतावनी, एक रचना मेरी छपी 24 दिसंबर 1982 को ही नई दुनिया इंदौर में। वो रचना पहुंच गई मंत्री के पास, तो मंत्री से मुख्यमंत्री के पास पहुंच गई। तो मुझे चेतावनी दी गई कि भविष्य में आप इस विषय पर कुछ नहीं लिखेंगे। मैंने फिर उस विषय पर लिखना थोड़ा बंद कर दिया। मंत्री ने हाथ जोड़े मेरे, बोले भैया आपके पास में बहुत सारे विषय हैं लिखने के लिए, आप इस विषय को क्यों पकड़ लेते हो बीच बीच में। बोले मुख्यमंत्री मुझको मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यार ये लेखक से कहो कि ये विषय को छोड़ दो। अंततः उन्होंने मुझे पपीता भी खिलाया, अनुरोध किया कि भैया आप इस रचना, आप जो हो इस विषय पर रचना न लिखो। हाँ, ये बात हुई बेटे। हाँ पापा जी, आपके इतने सारे तबादले हुए, इतने तो शिक्षण जगत में शायद ही किसी के हुए होंगे, तो ऐसा क्यों? बेटे मुझे लेखन का नुकसान रहा है, क्योंकि कई उच्चाधिकारियों ने मुझसे कहा कि जोशी जी आप लिखना पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि आपकी रचनाएं व्यंग्यात्मक होती हैं और ये सरकारी जो मंत्री होते हैं, नेता होता, ये आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन मैंने लिखना नहीं छोड़ा, मैं लिखता था और पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में आता था, जो बहुत पॉपुलर अखबार थे उस समय। तो उसका मुझे नुकसान उठाना पड़ा और बार बार मेरे तबादले, क्योंकि कोई शिकायत कर देता था इन्होंने रचना लिखी,
भले ही किसी का, क्योंकि गवर्नमेंट में ये बड़ी मुसीबत होती है भाई। शरद जोशी को गवर्नमेंट सर्विस छोड़नी पड़ी, लक्ष्मीकांत वैष्णव को आत्महत्या करनी पड़ी। ये जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, या तो उन्होंने व्यंग्य लिखना बंद कर दिया या उनको नौकरी छोड़ना पड़ी, या लक्ष्मीकांत वैष्णव ने तो आत्महत्या ही कर ली, उसको जो कष्ट हुआ। लेकिन मैं थोड़ा लड़ाई करता रहा, मैं कोर्ट में लड़ता रहा और अदालतों पर मैंने ट्रांसफर को ऊपर स्टे लिए। एक बार मेरा ट्रांसफर रीवा कर दिया, एक बार ग्वालियर कर दिया, दोनों पर मैंने बारी बारी से स्टे लिया, जो 3-3, 4-4 साल चला। गवर्नमेंट की जो स्थिति होती है वो कोर्ट में कमजोर हो जाती है। वैसे तो वो पनिशमेंट दे देते हैं अपने जो अधिकारी हैं उनके ऊपर, लेकिन जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो फिर जज के सामने उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि जो सही तथ्य वो रखने पड़ते हैं। और मैं कोर्ट में जाकर के लड़ता रहा, इसलिए 2 बार लड़ाई करनी पड़ी मुझे कोर्ट में। उसके पहले किसी ने तबादले पर स्टे नहीं लिया था। जब प्रोफेसर कॉलोनी में मैंने स्टे लिया तो मेरे घर कई लोग इंदौर से, खरगोन से यहाँ अधिकारी आए, आपको किस आधार के ऊपर स्टे मिला? क्योंकि अखबारों में अगले दिन आ गया कि प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरीश जोशी ने अदालत से स्टे लिया। तो मैं आधार ढूंढता था कि कौन सा आधार है जिस पर मुझे स्टे मिल सकता है, और वकीलों से बात करने के बाद में मैं स्टे ले लेता था। 2 बार मैंने स्टे लिए, और बाकी समय में तबादले मेरे बहुत होते गए, लेकिन तबादलों को भुगतता हुए गया। बच्चों को भी कष्ट हुआ, कभी हिंदी मीडियम, कभी अंग्रेजी मीडियम, फिर कभी हिंदी मीडियम। लेकिन बच्चों को मैंने तैयार कर रखा था कि बेटे कोई भी मीडियम हो, आपको डिसिप्लिन रह के पढ़ाई करना है। अब बाल भवन यहाँ पर जो नवाब बेगम का था, उसमें अपर्णा और अर्चना का एडमिशन कराया। 3-4 साल यहाँ पढ़े, फिर यहाँ से जाना पड़ा इंदौर, वहाँ बाल विनय मंदिर में हिंदी मीडियम में अच्छा स्कूल था, GSTI के ठीक सामने, वहाँ एडमिशन कराया। फिर वहां से गए तो उज्जैन गए। उज्जैन में लोकमान्य तिलक स्कूल बड़ा प्रसिद्ध था। वो तो मुझे मेरे नाम का फायदा ऐसा मिला कि जिस किसी स्कूल में गया वो प्रिंसिपल ने बच्चों को एडमिशन दे दिया। अरे आपके बच्चे हैं, अरे आपका नाम तो सब चर्चा में है। इसलिए बच्चों को वो फायदा मिला कि मुझे स्कूल मिलते गए, पर फिर भी थोड़े परेशान तो हुए, क्योंकि हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, फिर बार बार मकान बदलो, इंदौर में मकान बदले, उज्जैन में मकान बदले, भोपाल में मकान बदले। वो सब कष्ट जरूर हुआ, लेकिन उस समय कष्ट सहन करने की क्षमता थी तो सहन कर लिया, और भगवान ने आज कम से कम अपने को एक मानसिक सुख दिया है। सही है। तो इस बहाने बच्चों की भी सब भाषाओं का ज्ञान उनको ठीक से हो गया। भाई कभी हिंदी में पढ़ लिया, कभी इंग्लिश में पढ़ लिया, जो भी जैसा भी शब्द आए वैसा अपन कर सकते हैं उससे उसका सामना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें सिखा के ही जाती है कुछ ना कुछ नया। तो आपकी जो रचना थी दांव पर लगी रोटी और शमशान और हाउसिंग बोर्ड का मकान, हाँ, उन जैसी रचनाओं पर आपको सरकार का सामना करना पड़ा। हाँ बेटे 3 रचनाएं थी मेरी, 2 नहीं 3 रचनाएं थी। मुझे तो तारीखें बकायदा याद है, बल्कि मुझे लगता है कि 17 का जो अंक है वो मेरे लिए बड़ा ही एक प्रासंगिक अंक है। मेरा जन्म 17 नवंबर को हुआ। 17 सितंबर 1982 को ये रचना छपी दैनिक भास्कर में, जिससे मुझे सस्पेंड कराया। और सस्पेंड नहीं होता तो मेरी राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति नहीं होती। जब सस्पेंड हुआ तो दिल्ली के प्रकाशक मेरे घर चक्कर मारने लगे कि हमको उसी नाम से किताब चाहिए, और मेरी किताब ले गए, उसके 2-2 एडिशन छापे। ऐसी ही 17 जून 1997 को नवभारत टाइम्स में श्मशान और हाउसिंग बोर्ड का मकान छपी, उसमें भी मुझ पर मानहानि का दावा किया। बेटे ये 17 से अपने मकान का नंबर 377 था पहले। 17 का मतलब इतना जुड़ाव है 17 का। मेरे को जो दिल्ली का व्यंग्यश्री सम्मान मिला वो 17वां सम्मान मिला। अट्टहास शिखर सम्मान मिला मुझे, वो 17वां सम्मान मिला लखनऊ वाला। तो 17 से पता नहीं न्यूमरोलॉजी में क्या चक्कर है अंक शास्त्र में कि 17 का घालमेल मेरे जीवन में जरूर होता है। सही बात। तबादले 17 हुआ कुल मिला के, मुझे 17 स्थानों पर घूमना पड़ा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं मजबूर था उस समय, अब तो शांति से जी रहा हूँ। तो आपके दोनों दामाद वो भी 17 है, मतलब 8 टोटल। विवेक जी का भी 8 है, इनका भी 8 है, इनका 17, दूसरा का 17, तो सारे ही 17 वाले अपने घर में।
हाँ, ये बात बिल्कुल 17 का एक ऐसा अंक रहा है। लेकिन इस समय जो मैं संतोष का अनुभव करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट का बड़ा ध्यान रखा। अभी भी मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। आजकल तो खैर मैं ही चाय बनाता हूँ, लेकिन सुबह 5 बजे उठकर हम लोग बाहर हो जाते हैं बिस्तर से और अपने काम में लग जाते हैं। और मैं आई डिड नॉट वेस्ट माई टाइम, इवन टुडे आई टेक केयर ऑफ माई टाइम। तो वो क्या है कि उसके कारण मेरे इतने काम हो गए जो सामान्यतः होते नहीं है, क्योंकि पिक्चर देखने का मुझे शौक नहीं रहा। अमेरिका जाता हूँ तो अनुग्रह बहुत सारी फिल्में दिखा देता है, वही देखता हूँ मैं। बाकी और कोई व्यसन था नहीं सिवाय चाय पीने के, इसलिए मैंने अपना समय नष्ट अधिक किया नहीं। क्योंकि आर्थिक स्थितियां खराब थी, इसलिए मित्र भी इतने नहीं बने, पर वो एक आदत पड़ गई। फिर बाद में किताबों में रम गए, इंजीनियरिंग की किताबें, फिर हिंदी की किताबें, बस उनमें डूबते चले गए। मेरा समय निकलता गया, टाइम मैनेजमेंट होता गया और एक व्यवस्थित जीवन मैंने जिया। उसका जो कुछ भी आउटपुट रहा वो उस जीवन का रहा। और आज के समय में इस 77 साल की उम्र में मैं अपने इस पूर्व जीवन पर बहुत संतोष का अनुभव करता हूँ। आपने इंजीनियरिंग में भी 2 पीएचडी की, तो ये भी एक बिरली चीज है जो आप हिंदी में इतना होने के बावजूद अंग्रेजी में 2 पीएचडी कर लेना। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? बेटे, इसका श्रेय मैं थोड़ा बहुत बड़े भैया को देता हूँ, क्योंकि वो अंग्रेजी में उन्होंने भी पीएचडी डिलीट किया और घर में परिवेश थोड़ा अंग्रेजी का था उस समय। तो मैंने हिंदी पर तो ध्यान दिया, हिंदी तो खैर शुद्ध लिखता ही था, अंग्रेजी भी मैं ठीक ठाक लिख लेता था। और फिर इंग्लिश मीडियम में मैं आ गया, डिप्लोमा डिग्री जो कुछ भी। वैसे तो ऐसे लोग भी आपको हजारों में एक आदमी मिलेंगे जिसने इस दृष्टि से पीएचडी किया कि डिप्लोमा, एएमआई, एमटेक और पीएचडी किया। आप आसपास जरा नजर घुमाओगे तो ऐसे लोग 1000 में एक आदमी मिलेंगे। किंतु मैं लगातार, क्योंकि मेरा टाइम मैनेजमेंट था, मैं करता रहा और मुझे 2 बार पीएचडी सबमिट करनी पड़ी। जब मैं जीएसआईटीएस गया तो वहां पर डॉक्टर चितले थे, उन्होंने मुझे एक विषय दिया और मैं पीएचडी पर काम करता गया, यहाँ तक कि मैंने थीसिस तक जमा कर दी। किंतु उसके बाद मुझे वो कॉलेज छोड़ना पड़ा और प्राइवेट से मैं फिर गवर्नमेंट में आ गया। तो उन लोगों ने फिर उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की मानसिकता क्या रहती कि यदि प्रोफेसर हमारे यहाँ रहेगा तो इसको सब लाभ दो, हमारे यहाँ से बाहर चला गया तो इसको लाभ देने की जरूरत नहीं है। तो अंततः मैं उज्जैन गया, फिर बाद में मैंने आके फिर से नए विषय पर शुरू किया और मुझे टाइपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अंग्रेजी मेरी ठीक ठाक थी। आज भी इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे पढ़ाने में कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। तो वो उस भाषा के अच्छे ज्ञान के कारण मुझे पीएचडी 2 बार सबमिट करनी पड़ी, किंतु मैं निकल गया और पीएचडी अंततः मुझे मिल गई। ये हुआ। आपकी तो स्मरण शक्ति के भी किस्से आपके स्टूडेंट सुनाते हैं कि भाई हमारे सर को इतना कुछ याद है, अभी तक भी हमारे नाम सरनेम सहित याद होते हैं। तो अभी भी हम लोग भी जहाँ भी देखते हैं, ट्रेन में, कहीं बाजार में स्टूडेंट को याद नहीं है कि ये सर ने हमको पढ़ाया, लेकिन सर को याद है कि ये स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है। तो ये तो सच में स्मरण शक्ति की एक मिसाल है। असल में मैं शक्ल देख लेता हूँ तो फिर उस शक्ल को जरा देर तक याद रखता हूँ मैं, मेरी एक अपनी आदत है। और भले ही नाम मुझे याद न रहे, पर मैं कह दूंगा भाई कि तुम मेरी क्लास में बैठे हो। कई लोगों को मैंने कहा कि भाई तुम मेरी क्लास में बैठे हो। हाँ सर, हम आपके क्लास में बैठे हैं। क्योंकि अब मुझे इतने कॉलेज में पढ़ाना पड़ा, इंदौर, उज्जैन, सागर, भोपाल, यहाँ वहां बहुत सारे विद्यार्थी को पढ़ाया मैंने। पर एक बात है, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से जीवन यापन किया, मैंने अपने रेस्पेक्ट कहीं नहीं खोई। मुझे कभी पैसे का लोभ लालच नहीं रहा कि मैं ट्यूशन करूं या पैसे कमाऊं। भगवान ने जितना दिया उससे मैं संतोष करता रहा और समय से सोना, समय से उठना, काम करना, लेकिन मेरे जीवन की चर्या रही है। कोई शिक्षण जगत की आपकी कोई याद जो कि आपको हमेशा ऐसा है कि ये मुझे रहने ही वाली है? हाँ, इंदौर में भी, यानी जब मैं पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो जीएसआईटीएस में इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा इंटरव्यू था।
उसमें डॉक्टर दास गुप्ता, डॉक्टर गहलोत, ऐसे 5-7 लोग बैठे थे और उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया कि व्हाट इज टीटीटी डायग्राम। अब उनको मालूम नहीं था कि इसको मैं क्लास में घंटों घंटों पढ़ा चुका हूं। तो मैंने बोल दिया कि सर आई कैन डिलीवर ए लेक्चर ऑफ 1 आवर इन फ्रंट ऑफ द एंटायर इंटरव्यू कमेटी ऑन दिस टॉपिक। बोले व्हाट डू यू से? मैंने कहा यस राइट नाउ आई कैन डिलीवर ए लेक्चर ऑफ 1 आवर। ये सुनते ही डॉक्टर दास गुप्ता ने कहा अच्छा तो हम यू जस्ट टेल अस टेम्परेचर्स ऑफ द डायग्राम। मैंने टेम्परेचर बता दिए कि ये है ये। उसने दूसरा प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि यू आर सिलेक्टेड बट वी विल गिव द ऑर्डर टू यू ओनली व्हेन यू प्रॉमिस दैट यू आर ज्वाइनिंग हियर। तो मैंने 15 मिनट बाहर बैठ करके विचार किया कि यहाँ तो गवर्नमेंट में परेशान होना है, बार बार तबादले निलंबन इन सबसे, तो बेटर टू शिफ्ट टू प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। और GSITS की रेपुटेशन भी थी तो मैं GSITS में शिफ्ट हो गया। तो इस प्रकार से बेटे मुझे वहां एंट्री मिली एंड देन आई रोज टू द हाइट ऑफ प्रोफेसर। फ्रॉम जब मुझे पहली नौकरी मिली तो डिप्लोमा की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। वहां के प्रिंसिपल ने कहा कि भाई हमारे पास डिप्लोमा के लेवल की नौकरी नहीं है, ITI के लेवल की नौकरी है। मैं क्या करता? मैंने कहा कि आप मुझे वही दे दो भाई, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। तो मैंने वो नौकरी 64 में ज्वाइन कर ली, असिस्टेंट आर्ट्समैन की। उसके बाद में फिर मैं जो चला तो फिर डिप्लोमा के बाद डिग्री, AMI, फिर MTech, फिर PhD और प्रोफेसर और हेड के पद से आके रिटायर हुआ मैं। तो ये जो मेरी एक यात्रा थी इसने मुझे संतोष दिया कि मैं खाली नहीं बैठा, कुछ न कुछ करता रहा, उधर भी करता रहा, लेखन में भी करता रहा। और आज भी अब मेरे पास में एक काम है तो मैं जब भी सुविधा होती है थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। आप दिल्ली गए थे तब अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी मिले थे, तो हाँ भाई, मुलाकात के बारे में कुछ बताएंगे? बेटे उस समय फोन नहीं थे, वो मोबाइल नहीं थे फोटो वोटो खींचने की, और मैंने लोगों से फोटोग्राफर वाला वो ना मेरी कभी आदत रही, अन्यथा मेरे बड़े बड़े लोगों से मेरी मुलाकातें हुई हैं। और अटल जी ही नहीं, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन और कई लोगों से रहा। अटल जी के यहाँ तो असल में संयोग से हम निकल गए, क्योंकि धर्मयुग में लिखने से मुझे पूरा देश जानने लगा था। ऐसा कहा जाता है कि जिसकी 3 रचनाएं धर्मयुग में आ गई उसको हिंदी जगत जानने लगता है। तो मैं एक बार दिल्ली गया था एक मेरी किताब के सिलसिले में, तो मैंने अनुग्रह से और अर्चना से कहा, उनका बेटे यदि दिल्ली घूमना हो तो मेरे संग में चलो, हम 3-4 दिन वहां रहेंगे। मेरे संग में चल दिए। अनुग्रह हाफ पैंट पहन के रहता था, 4th-5वीं में था, अर्चना थी। अब हम लोग वहां से जो गेस्ट हाउस था, गोमती गेस्ट हाउस बंगाली मार्केट के पास, वहां से निकले तो 6 रायसेना रोड से निकले। तो 6 रायसेना रोड पर अटल जी का बंगलो था। मैंने कहा चलो अटल जी से मिलते हैं। बोले कैसे मिलेंगे? उनका कैसे नहीं मिलेंगे। मैंने पर्ची भिजवाई, हरि जोशी लेखक भोपाल। उन्होंने कहा अरे बैठाओ, उनको बैठाओ। और उन्होंने कहा कि अरे आपकी एक रचना तो अभी हमने पढ़ी धर्मयुग में। तो धर्मयुग में लिखने का मुझे ये लाभ मिलता था कि लोग मुझे जानते थे। करीब आधा घंटा, पौन घंटा हम बैठे, और जब चलने लगे तो अनुग्रह को उन्होंने लगभग 1 किलो हरा बादाम एक पॉलिथीन के बैग में दिया। और इस प्रकार से उनके फिर तुम्हारी शादी का, अर्चना की शादी में उनके उत्तर भी आए बेचारों के। वो लोग बड़े शालीन और भले लोग थे, इसमें कोई शक नहीं। वो लोग बड़े सादगी पसंद लोग थे। अब पंत जी ने मेरी किताब पर भूमिका लिखी, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन ने मेरी किताब पर भूमिका लिखी। तो मेरा परिचय तो कई लोगों से रहा, खूब रहा। बच्चन जी के पत्र मेरे पास में, बच्चन जी से मेरी 2 मुलाकातें हुई, हरिवंश बच्चन से, एक बार बंबई में, एक बार दिल्ली में। तो क्या है, मेरे संपर्क तो रहे, किंतु मैंने एक लाभ किसी का नहीं उठाया। और लाभ क्या लाभ लेना है, भगवान ने अपने को अपने लायक दिया है। मुझे संतोष, अपने जीवन से संतोष। सही। तो आपने सही में खूब लिखा और हम लोगों को भी प्रेरित किया कि भाई अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे पद पर जाओ, अपना जीवन खुद बनाओ। तो आज अपने परिवार में भी देखा जाए तो सब सुखी हैं भाई, अपने अपने परिवार में, अपने जो भी जिससे भी जितना बंच पढ़ा उसने किया उतना। तो ये सब शिक्षाएं तो घर से ही मिलती हैं। आपको देखते रहे तो हम भी काम करते रहे। तो बेटे मेरे जीवन का लक्ष्य ये था कि मैं तनख्वाह तो अच्छी लाऊं, लेकिन बहुत ईमानदारी का पैसा कमाऊं।
मैंने बेईमानी का पैसा कमाने के पक्ष में कभी नहीं रहा, और उसी का परिणाम है कि मैं आज बहुत संतोष से जी रहा हूँ और सीना तान के आंख उठाकर कहीं भी जा सकता हूँ। कोई भी मेरा विद्यार्थी या कोई भी मेरा परिचित ये नहीं कह सकता कि जोशी जी ने कभी भी, यहाँ तक कि मैं तो उच्चाधिकारी था डायरेक्टरेट में, मैंने कभी सरकारी वाहन का भी उपयोग नहीं किया। अपने वाहन से जाना, अपने वाहन से आना। कोई प्यून मैंने घर में नहीं रखा, जबकि सब लोग साहब ऑर्डरली रखते हैं घर में, प्यून मेरे से नीचे के लेवल के लोग रखते थे, मैंने कभी नहीं रखा। मैंने कभी उस मोह में नहीं फंसा, और बच्चे अपने पढ़ाई करते थे, एक डिसिप्लिन लाइफ जीते थे, इसलिए बच्चे भी व्यवस्थित हो गए। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? बेटे, परिवेश मुझे ऐसा मिला, और फिर मैं, क्योंकि आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं थी, इसलिए मेरे मित्र अधिक नहीं बने, और कम मित्र बनने का भी मैंने लाभ उठाया व्यक्तिगत रूप से। परिचित इस समय तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में मित्र हैं मेरे, लेकिन मैंने फिल्म में घूमना या शराब पीना या ऐसी मटर गश्ती करना, उसके लिए मेरे पास ना तो समय था ना पैसा था। तो मैंने एकांत में रह करके अपने समय का उपयोग किया। उसके कारण इतनी सारी किताबें, 33 किताबें मेरी प्रकाशित हैं। प्रकाशक एक पांव पे खड़े रहते हैं कि आप किताब भिजवाइए, हम छापेंगे। अभी मेरी चल रही किताब, क्योंकि मैं कहता हूँ भाई जो कुछ भी मैंने लिख दिया उसे काट छांट मत करना। जो मेरा लिखा हुआ शब्द है वो फाइनल वर्ड है, और वो काट छांट नहीं करते। उनको बड़ी सुविधा होती है मेरी किताबें छापने में, तो उसका मुझे लाभ मिला। और ऐसे मेरे अंग्रेजी के दोनों पीएचडी थीसिस खुद ने टाइप की। तो मैं कुल मिलाकर ये कि ईमानदारी से यदि आप मेहनत करते हैं तो भगवान भी आपको मदद करता है, उच्चाधिकारी बड़े बड़े लोग आपको मदद करते हैं, और आपको अंततः संतोष मिलता है। और जिन लोगों ने बेईमानी से अपना जीवन यापन किया, उनके परिवारों पर भी वो प्रभाव हुआ, और उन्हें आत्मिक शांति नहीं मिलती। मैं तो चैन से आज भी सोता हूँ, मुझे गहरी नींद आती है और 5 बजे उठ जाता हूँ। अपने परिवार में तो सभी ने संघर्ष तो काफी किया, बड़े ताऊ जी से लेकर हाँ, काका जी ने भी, तो हाँ संघर्ष किया, मेहनत सबने की, बहुत एक लेवल से उठ के कहाँ पहुंचे हैं सब। तो इसकी तो एक मिसाल है अपना परिवार, जो कि अपने को मानना चाहिए। सही बात है, ये तो है। आप अभी आने वाली बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश दूंगा कि एक तो बेटे जीवन में टाइम मैनेजमेंट, थोड़ी भगवान में आस्था, और ईमानदारी से जीवन यापन करोगे तो वो सुख भी देगा, शांति भी देगा, आपको समृद्धि भी देगा। और यदि आपने बेईमानी का रास्ता पकड़ा या आपने गलत रास्ते पर जाने की कोशिश की, तो आपको गड्ढे में गिरना सुनिश्चित है, और पता नहीं उसका फिर पछतावा कब तक आपके जीवन में रहे। तो धन्यवाद पापा जी। हम पे गर्व है कि हमने ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां पर हमको इतना सीखने को मिला, और आप हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, जिनकी प्रेरणा लेकर आज हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो कोशिश करते हैं, प्रयत्न जारी है, अभी देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम पापा। ठीक है बेटे, नमस्कार, धन्यवाद।